हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें मैं आज आप लोगों को वर्धा शिक्षा योजना के विषय में अध्ययन कराऊंगा। इस यूनिट में हम लोग शुरू से ही बहुत सारी शैक्षिक योजनाओं के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं और आज ये जो शिक्षा योजना है इस यूनिट से संबंधित अंतिम शिक्षा योजना है। इसके बाद ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल में जो भी शिक्षा योजनाएं लाई गई थी महत्वपूर्ण योजनाओं के रूप में, उनमें ये अंतिम है। इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के बाद की जो महत्वपूर्ण शैक्षिक योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लाई गई हैं उनके बारे में अध्ययन नेक्स्ट क्लास से करना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये वर्धा शिक्षा योजना क्या है और इसका हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो चलिए आइए देखा जाए। देखिए, वर्धा योजना 1937 यानी यह योजना जो है 1937 ईस्वी में लाई गई थी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है वर्धा योजना 1937। वर्धा देखिए एक स्थान है जो वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहीं पर एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में यह शिक्षा से संबंधित जो योजना है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो उस स्थान के नाम से ही इस योजना का नाम ऐसे रखा गया। तो देखिए, वर्धा योजना जो है इसे बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक एजुकेशन स्कीम भी कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा 1937 में प्रस्तावित यह एक शैक्षिक सुधार योजना मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति तथा स्वावलंबन को शिक्षा का आधार बनाना था। यानी गांधी जी ने अपने विचारों के आधार पर इस योजना को तैयार करने के लिए जो भी बातें थी अपने देश के शिक्षा व्यवस्था को प्रदान करने के लिए, उसमें उन्होंने इसको रखा था। वर्धा देखिए, महाराष्ट्र उस समय क्या था कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही में सम्मिलित थे, तो जिसकी वजह से यह जो स्थान था वो महाराष्ट्र में था। यह एक शैक्षिक सम्मेलन था। इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई, इसीलिए इस वर्धा योजना कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उस स्थान के नाम पर ही इसका नाम वर्धा योजना रखा। इसकी देखिए पृष्ठभूमि देख लिया जाए। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वशासन लागू हुआ और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनाई गई। महात्मा गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली भारतीयों को गुलाम बनाने वाली और विदेशी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है। गांधी जी के अनुसार लग रहा था कि अंग्रेज हम लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो एक तरह से गुलाम बनाने वाली शिक्षा है। यानी वो अपने अनुसार हमको शिक्षा दे रहे हैं, उनको जैसी जरूरत है उसी प्रकार की शिक्षा हमको प्रदान कर रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता संस्कृति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, विदेशी संस्कृति का बढ़ावा हो रहा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण बताया और भारतीय समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप इस योजना को उन्होंने बताया। इसी उद्देश्य को देखिए ध्यान में रखते हुए 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा में एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अब देखिए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937। वर्धा में हुए इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ कई शिक्षाविद, समाज सुधारक और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए थे। यानी यह सम्मेलन जो था बहुत बृहद स्तर पे था। तो इसमें गांधी जी के साथ साथ बहुत सारे शिक्षा के विद्वान, बहुत जो और भी राजनीतिक सुधारक, समाज सुधारक और कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल थे। इस सम्मेलन में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसे बुनियादी शिक्षा समिति के नाम पर जाना जाता है और इसने एक रूपरेखा तैयार की थी। यानी वहां पर एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यही डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में अपने देश के राष्ट्रपति भी बने थे। देखिए,
1938 में जाकिर हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे वर्धा योजना के रूप में स्वीकार किया गया। इस योजना के देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करना, यानी फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन को पूरे भारत में लागू किया जाए। शिक्षा को स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी इंडिजीनियस दृष्टिकोण पर आधारित करना। भारतीय संस्कृति, भाषा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण, नैतिकता और राष्ट्रीयता का विकास करना। इसके देखिए मुख्य सिद्धांत और विशेषताएं क्या है इस योजना की? देखिए हस्तकला, यानी इस योजना में हस्तकला को बेहतर करने पर जोर दिया गया। कहा गया कि शिक्षा का केंद्र बिंदु हस्तकला को बनाया जाए, जिससे जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने गार्जियन के ऊपर किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से डिपेंड नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से वो आगे अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो देखिए शिक्षा का केंद्र बिंदु हस्तकला को बनाया गया। हर छात्र को एक उत्पादक हस्तकला में प्रशिक्षित किया जाना था, जिससे आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा मिले। उदाहरण के लिए कताई, बुनाई, हस्तकला, कृषि, कुम्हारगिरी आदि जो कार्य थे वो इसमें शामिल किए जाने थे। यह हस्तकला स्कूल की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकती। दूसरी चीज देखिए इसमें माध्यम, यानी जो शिक्षा का माध्यम था उसको कहा गया कि मातृभाषा को बनाया जाए, ताकि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहे, क्योंकि अंग्रेजी जो थी विदेशी भाषा थी, तो बच्चों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी और अपने संस्कृति से धीरे धीरे वो दूर होते जा रहे थे। तो इसलिए मातृभाषा को अपनाने की बात कही गई। उसके बाद देखिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। कहा गया कि 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की बात उसमें कही गई। के बाद देखिए व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा। शिक्षा को व्यवहारिक और नैतिक बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए पाठ्यक्रम में स्वच्छता, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया। उसके बाद देखिए अगली विशेषता स्वावलंबी शिक्षा, यानी सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन। हस्तकला के माध्यम से छात्रों को उत्पादक कार्य में प्रशिक्षित किया गया, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। इस कार्य से उत्पन्न आय का उपयोग स्कूल की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना था। इसके बाद देखिए शारीरिक और सांस्कृतिक विकास। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद और सांस्कृतिक विकास के लिए संगीत, नृत्य और कला को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से यह योजना देखिए एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में उस समय प्रस्तुत की गई थी। देखिए वर्धा योजना का जो पाठ्यक्रम था वो देखिए किस प्रकार से था। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हस्तकला को केंद्र बिंदु में रखा गया था। तो उस काल की सिलेबस में सबसे पहला स्थान हस्तकला को दिया गया, जिसमें कटाई, बुनाई, कृषि, हस्तकला आदि शामिल किया गया। उसके बाद देखिए भाषा में मातृभाषा हिंदी और बुनियादी अंग्रेजी को शामिल करने की बात कही गई। व्यवहारिक गणित और विज्ञान, हस्तकला और जीवन से संबंधित गणित और विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई। स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता पर जोर दिया गया। सामाजिक और नैतिक शिक्षा में सामाजिक सेवा, नैतिक मूल्यों और देशभक्ति को विकसित करना शामिल किया गया। इसका देखिए परिणाम क्या हुआ और इसका क्या प्रभाव देखने को मिला। कांग्रेस शासित प्रांतों में इसको लागू कर दिया गया। वर्धा योजना को 1937 से 39 के बीच कांग्रेस शासित प्रांतों में लागू किया गया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मद्रास में। उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इस योजना के जो भी प्रावधान थे अपने द्वारा शासित राज्यों में लागू किया। दूसरा इसका प्रभाव स्वदेशी शिक्षा का प्रचलन हुआ। जब इस योजना स्वदेशी शिक्षा के प्रणाली को लागू करने के लिए बनाई गई तो यह अपने देश में स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का आधार बनी और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को इससे बढ़ावा मिला। आर्थिक रूप से स्वावलंबन स्थापित हुआ। हस्तकला और उत्पादक कार्यों के माध्यम से छात्रों में आर्थिक स्वावलंबन की भावना विकसित हुई। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रचार। वर्धा योजना ने महात्मा गांधी के स्वावलंबन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को शिक्षा के माध्यम से प्रचारित किया।
फिर अगली चीज देखिए, भविष्य की शैक्षिक नीतियों पर प्रभाव पड़ा इससे। स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा नीतियों में वर्धा योजना के सिद्धांतों को शामिल किया गया। जब 1948-49 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, जो राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, और फिर 1964 में कोठारी आयोग जो गठित किया गया, उसमें भी इस वर्धा योजना के सिद्धांतों को अपनाया गया। इस योजना की देखिए कुछ सीमाएं थी और इसकी आलोचना भी की गई। तो सीमाएं और आलोचना, पहले चीज देखिए इसमें क्या कहा गया कि यह जो है व्यवहारिक समस्याओं पर इस पर जोर नहीं दिया गया, यानी हस्तकला आधारित शिक्षा को लागू करने में शिक्षकों की कमी और आर्थिक संसाधनों की कमी बड़ी बाधा बनी। यानी इसको लागू करने में व्यवहारिक रूप से बहुत सारी समस्याएं आई और उस समय यह पूरी तरह से लागू करना व्यवहारिक नहीं था। आधुनिक विषयों की इसमें उपेक्षा की गई, ऐसा कहा गया। इसमें कहा गया कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, जिससे आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई। तीसरी अवरोध इसमें देखिए सीमा क्या थी, राजनीतिक अवरोध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस सरकारों के इस्तीफे के बाद इस योजना का कार्यान्वयन बाधित हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश की कांग्रेस से इसमें समर्थन मांगा, तो कांग्रेस ने अपने सरकार से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से यह योजना आगे नहीं चलाई जा सकी। उसके बाद देखिए, औद्योगिक समाज के लिए अपर्याप्त थी। आलोचकों का मानना है कि हस्तकला आधारित शिक्षा आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से योजना पूरी तरह से कारगर नहीं थी। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि यह जो योजना थी भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्वदेशी दृष्टिकोण और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था। गांधी जी के नेतृत्व में बनी यह योजना भारतीय संस्कृति, मातृभाषा और हस्तकला को शिक्षा के केंद्र में रखती थी। हालांकि इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका, लेकिन इसने भारतीय शिक्षा के भविष्य को प्रभावित किया और स्वतंत्रता के बाद की शैक्षिक नीतियों में इसका गहरा प्रभाव देखा गया। वर्धा योजना ने भारतीय शिक्षा को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने और राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय इस योजना को पूरी सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका। अंग्रेजी सरकार ने भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। अपने देश में कांग्रेस की सरकार ने इसमें इंटरेस्ट लिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ज़्यादा समय तक नहीं रह सकी, जिसकी वजह से यह योजना उस समय पूरी तरह से लागू नहीं की। लेकिन इस योजना के बहुत सारे प्रावधानों को हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया और आप लोगों को देखने को मिलता भी है कि जो बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है, उसमें जो सरकार के द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, ये इसी शिक्षा की योजना की देन है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि अपने देश में प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कहा गया है, तो यह भी इसी शिक्षा की योजना की देन है। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो उस समय तो लागू नहीं किए जा सके, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद अपने देश की सरकारों ने इस प्रावधानों को लागू किया और एक तरह से यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी योजना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए हम लोग इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस यूनिट में बस इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जो क्वेश्चन कैसे आते हैं आप लोग को मैं बता दे रहा हूं। आप लोग इन सारी क्लासेस को देखने के बाद उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आप हल कर ले रहे हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपके इस यूनिट से रिलेटेड हैं उनको मैंने देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना दिया है, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मैकाले ने कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कहा था। तो आप लोग इसको क्लास को देखे रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि मैकाले ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही। उसके बाद देखिए उड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि उड का घोषणा पत्र कब तैयार हुआ। फिर उसी प्रकार देखिए शिक्षा नीति 1854 में किसने तैयार की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्षों के बाद पुनरावर्तन किया जाता है।
ये भी आप लोगों ने यदि सारी क्लासेस को अच्छे से देखा होगा तो बता सकते हैं। फिर उसी प्रकार देखिए, भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यह भी मैंने आप लोग को बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक एक करके आप हल करेंगे। लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए थे। निस्यंदत का सिद्धांत, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से मैंने पढ़ाया था आप लोग को, उसका जनक किसे माना जाता है। फिर उसी प्रकार देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग के अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद देखिए, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका था। फिर देखिए, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था, क्या था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, मैंने आप लोग को सब बता दिया था। के बाद देखिए, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। गोखले जी के द्वारा जो 1911 का विधेयक था केंद्रीय धारा सभा में कब पेश किया गया था। उसके बाद देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे। उसके बाद फिर देखिए, बेसिक शिक्षा योजना को किस नाम से जाना जाता है, आज ही की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा अभी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव और सूचना का अनंत स्रोत है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम महत्व है, यह किसने कहा था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी। 1 लाख रुपया खर्च करना निर्धारित हुआ था। ये सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चार्टर अधिनियम 1813 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सेंट हेलेना अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है, तो सेंट हेलेना अधिनियम देखिए 1833 के अधिनियम को कहा जाता है। उसी प्रकार देखिए, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। 1854 ईस्वी के वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र एक तत्कालीन प्रभाव लिखिए। वुड की घोषणा का एक दीर्घकालीन प्रभाव लिखिए। ब्रिटिश लोकसभा ने लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब व किसके द्वारा किया गया। फिर देखिए अगला, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का नाम क्या था। बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने के संबंध में समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी। आज के क्लास में अभी आप लोगों ने पढ़ा इसको। अब फिर देखिए, लघु उत्तरी में चार्टर एक्ट 1813 का क्या महत्व है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का क्या कारण था, उसको लिखिए। मैकाले द्वारा धारा 43 की व्याख्या कीजिए। निस्यंदन सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित होने के क्या कारण थे। हंटर आयोग के प्रमुख गुण लिखिए। गोखले जी का प्रस्ताव 1910 के संबंध में आप क्या जानते हैं, और बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा नाम क्यों दिया गया। ये सारे छोटे क्वेश्चन थे। आप देखिए, जो दीर्घ उत्तरी बड़े प्रश्न किस प्रकार से इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 पर विस्तृत चर्चा कीजिए। चार्टर अधिनियम 1833 की विशेषताएं लिखते हुए इसका महत्व बताइए। फिर उसके बाद देखिए, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की, इसकी विवेचना कीजिए। वुड के घोषणा पत्र की क्या संस्तुतियां हैं, वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन विस्तार से कीजिए। फिर उसके बाद देखिए, हंटर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव देते हुए बताइए कि इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 पर सविस्तार प्रकाश डालिए। गोखले विधेयक के सुझावों पर प्रकाश डालिए। और लास्ट में बेसिक शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार देखिए, इस यूनिट से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने आज की क्लास में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आज ये यूनिट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और
इस क्लास में यहीं तक रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग इन सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला यूनिट पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।